हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम अपने इस इंडियन पॉलिटी सेगमेंट में जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन से एक्ट आए जिन्होंने हमारे जो संवैधानिक विकास था इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस तरह से इनका क्या रोल रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में, उन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। जब मैं 73 का रेगुलेटिंग कर रहा था, लास्ट लेक्चर में जब मैं बता रहा था कुछ चीज़ तो मैंने बताई, जैसे कि मैंने ये बताया सबसे पहला कि जो हमारा था इस 73 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट था, क्या किया गया था, वो गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है, और जो पहले हमारे गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और साथ ही साथ यही पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के आखिरी गवर्नर थे और पहले गवर्नर जनरल थे। इस हिसाब से ये भी देखा जाता है कि भारत में जो पहले गवर्नर जनरल बने वो वॉरेन हेस्टिंग है, पर भारत के पहले गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं बल्कि विलियम बेंटिक बने थे। उनको हम आगे कवर अप करेंगे, पर ये बात हमें जानने की होती है कि जब बंगाल में गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट किया गया तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के और भारत में वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। फिर मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि इसी एक्ट के बाद 74 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में। ठीक है, जिससे मैंने बताया था कि इसे हम सदर निजामत के नाम से भी जानते हैं। और जो पहले ये सुप्रीम कोर्ट तो बन गया कलकत्ता में 74 में, पर इसके जो पहले चीफ जस्टिस कौन होंगे ये भी तो जानने वाली चीज़ है ना, कि आखिर हम चीफ को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो हो गई, कहाँ पे हुई? कोलकाता में हुई, पर इसके जो पहले जो चीफ जस्टिस बने वो बने हमारे एलिजा एमपी। जो एलिजा एमपी थे ये पहले इसके चीफ जस्टिस बने। अब जब ये गवर्नर जनरल को पद को बनाया गया ना, तो साथ में एक और बात हमें देखी जाती है कि यहाँ पे 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, 4 मेंबर की एक परिषद बनाई गई। ये चीज़ें याद रखनी होती है। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर के सपोर्ट के लिए 4 लोगों की समिति बनाई गई थी। तो 4 मेंबर जो काउंसिल बनाई गई थी वो हमारी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में बनाई गई थी। अब एक और चीज़ में हम देखने वाली बात होती है कि उस टाइम पे 73 से पहले इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। पहला था हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो मद्रास आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है और बॉम्बे आजकल मुंबई बन गया है। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ उस टाइम में हुआ करती थी। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको हेड बना दिया गया। इन तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर ऑफ बॉम्बे के, गवर्नर ऑफ मद्रास। मतलब क्या हुआ कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसको इन तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल के पद मैंने बताया था इसी रेगुलेटिंग के थ्रू गवर्नर को क्या किया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब गवर्नर जनरल एक सुपीरियर पोस्ट बन गई तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो हमारी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इन तीनों की प्रेसिडेंसी को हेड कर दिया गया हमारे बंगाल के प्रेसिडेंसी को, जो कि गवर्नर जनरल थे। तो जो गवर्नर उस टाइम पे जो गवर्नर थे बंगाल और सॉरी बॉम्बे और हमारे मद्रास में, ये इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में आने लगे। इन सब चीज़ों को तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखा कि हमने 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक्चुअली हुआ क्या क्या चीज़ें थी। फिर आता है हमारा, आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर आता है 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट, ये पूछा जाता है ये आखिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसमें क्या था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो भारत में हो गई थी, पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन कंपनी के थ्रू एक रेवेन्यू, एक राजस्व मिलता था। तो इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही उनका प्रॉफिट जो भी हो, भले वो कोई भी रेवेन्यू दे, कंपनी तरक्की करे या ना करे, पर जो इसके एम्प्लॉय थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम कर रहे थे, ये कंपनी के बजाय ये खुद ही अमीर होने लग गए थे। इनकी बोलते हैं ना कि अब बाकी सबको फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो ये क्या, सिर्फ अपने बारे में यहाँ के जो एम्प्लॉय थे, जो यहाँ पे जो काम करते थे, जो इसके टीम मेंबर थे, वो सोचने लग गए थे। तो बजाय कंपनी के अमीर होने के, इसके एम्प्लॉय खुद अमीर होने लग गए थे। इसलिए क्या किया, ब्रिटिश गवर्नर ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को निगरानी के लिए बना दिया, जो कि हमारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बना। ये चीज़ हमें देखने को मिली। साथ ही साथ एक और चीज़ें देखने को मिली इस पिट्स इंडिया एक्ट में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम कंपनी के नाम से भी कभी कभी बोलते हैं, सिर्फ हम कंपनी ही बोल देते हैं, वो क्या हुआ, ये स्टेट का एक सबऑर्डिनेट बन गया। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो अपना पावर, वो अपनी वर्चस्वता को और कायम करना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, उसको स्टेट का एक सबऑर्डिनेट बना दिया। तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट रेशियो जो आता था, जो भी प्रॉफिट होता था, उसको इन्होंने 51:49 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब ये 49 और 51 है क्या, तो इसमें क्या था कि ये जो 51% है, जो भी प्रॉफिट होगा इसका 41%, मतलब कि जो 51% है वो कौन ले जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले जाएगी। और जो 49 है वो कौन ले जाएगा, वो सिर्फ कंपनी को रखना है। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाने का मकसद ये था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमा रही है, जो इससे पैसे आ रहे हैं, वो ब्रिटिश सरकार को एक उनकी वर्चस्वता भी कायम रहे, उनकी मोनोपोली भी बरकरार रहे, और साथ ही साथ उनको जो उनका जो अकाउंट है एक बेहतर तरीके से उनका मतलब कि कवर अप होता रहे। साथ ही साथ अब हमने ये देखा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनाया, और साथ ही साथ इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट को ये इस तरीके से देखते थे, जो ये गवर्नर जनरल थे ना, इनको क्या किया गया, ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस का ना सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, सुप्रीम कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस। और एक और इसमें जो होती है ना, ये मैंने बताया था अपने इस लेक्चर में। हाँ, ये पिट्स इंडिया एक्ट में ना एक चीज़ पॉइंट में बताना भूल गया कि हमने अपने पिछले वाले में बताया था, जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि गवर्नर को हेल्प करने के लिए 4 मेंबर एक काउंसिल बनाई गई थी। अब उस 4 मेंबर को काउंसिल को क्या किया गया था ना, यहाँ पे 3 मेंबर काउंसिल में डिमोट कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि 4 मेंबर के जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, इसको 3 मेंबर काउंसिल, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय जो काउंसिल परिषद है, उसको किस रेगुलेटिंग एक्ट के या किस एक्ट के तहत इसको कन्वर्ट किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो हमारा 84 में हुआ था, उसके तहत क्या किया गया कि 4 मेंबर कमेटी को 3 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो 93 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कमांडर था वो ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस को बना दिया गया। साथ ही साथ एक और चीज़ देखा गया, ठीक है, कि ये तो बन गई। अब
इसको जब हम चार्टर एक्ट जब देखेंगे ना, जब पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, हमें कुछ रिटन एविडेंस मिलते हैं, जो रिटन डिसीजंस लिए गए थे। ये एक तरह से ये भी बोला जाता है कि भारतीय संविधान को जो डेवलपमेंट हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, तो इस 93 के चार्टर एक्ट का एक बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही बड़ी भूमिका देखी जाती है, क्योंकि इसी में कुछ जो फैसले लिए गए इस एक्ट के दौरान और या इस एक्ट के बाद में, जो भी संवैधानिक फैसले लिए गए, इवन द ब्रिटिशर्स के द्वारा भी, उनको लिखित तौर पे लिया गया, रिटन फॉर्म में लिया गया। तो जब ये पूछा जाता है कि वो कौन सा एक्ट था, वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत क्या किया कि लिखित फैसले, लिखित विधि के दौरान फैसले आगे लिए गए, और जो संविधान का जो विकास था ये किस एक्ट, किस चार्टर एक्ट के थ्रू यहाँ पे डेवलप करता है। तो जो हमारा 1793 का जो चार्टर एक्ट हुआ, इसके तहत हमारा संवैधानिक विकास का एक मेजर योगदान जो बोलते हैं, या मेजर जो रोल है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही एक और इसके साथ एक घटना हुई कि ट्रेडिंग राइट्स, तो मैंने बताया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था तो बना दिया गया था, पर जब 93 का जो 17 एक्ट जो चार्टर एक्ट हुआ, इस ट्रेडिंग राइट्स को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया गया। मतलब 20 ईयर्स ट्रेडिंग राइट एक्सटेंशन किया था इस 93 के चार्टर एक्ट के थ्रू, जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और मिल गया। इन सब के दौरान अगर मैं बात करूं तो एक और आता है हमारा 73 का जो था हमारा जो चार्टर एक्ट, वो तो ख़त्म हो गया, तो ये हमारा काम ख़त्म। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ भी हमने देखा है क्या बनेंगे। इसमें गवर्नर जनरल को था, उसको सुप्रीम कमांडर ब्रिटिश आर्म फोर्सेस बना दिया गया। जो संविधान का जो एक लिखित जो आइडिया है वो कहाँ से देखने को मिलता है, जो रिटन फैसले थे, जो लिखित विधि थी, वो कहाँ से देखने को मिली, तो 73 के जो हमारा 93 का जो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, उसके अंदर ट्रेडिंग राइट्स जो था उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया गया। फिर इसके बाद आता है हमारा 1813। और हाँ, एक चीज़ें और हमें पहले इस 1813 के जानने से पहले जो जानने की हमें ज़रूरत है, अब हमने ये बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो हो गई थी, किसके अंदर में हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भारत में हो गई थी। पर जब उसके एम्प्लॉय होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, तो सैलरी दी कहाँ से जाएगी। तो ये हुआ कि जो रेवेन्यू, जो राजस्व भारत से कलेक्ट किए जा रही हैं, उनसे इनको सैलरी दी जाएगी। तो ये तो बताएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी होगी ना, वो कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। जो भारत का जो राजस्व है, इंडियन का जो रेवेन्यू है, जो भी उससे कलेक्शन होगा, उसी से ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी दी जाएगी। फिर आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्ट 1793 और 1813 का। इसकी इन दोनों चार्टर एक्ट में काफ़ी सारी घटनाएं हुई। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, राइट्स एक्सटेंड कर दिया गया, संविधान को जो रिटन पावर था उसको भी देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो मेंबर बने तो उनको सैलरी कहाँ से दी जाती है, इंडियन रेवेन्यू से, और इसका जिक्र किस चार्टर एक्ट में किया गया है। तो ये भी हमें देखने को मिला कि 1793 के चार्टर एक्ट में इसका जिक्र किया गया है। साथ ही ये है जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या हुआ कि इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी ना, उसको ख़त्म कर दिया भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, जो चाइना से व्यापार होता ना, टी ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको छोड़ के, मतलब इसमें जो था ना, ईस्ट इंडिया का जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी, जो व्यापारिक जो मोनोपोली थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक चीज़ को बचा रह गया उसमें कि चाइना के साथ जो चीन का जो चाय का जो व्यापार होता था उसको छोड़ करके। साथ ही साथ इस 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू ये भी देखा गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज थी,
को प्रमोट किया गया। मतलब कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हम ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि इसके तहत ना जो क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म था, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिला। इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको प्रमोट किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे इस एक्ट के तहत काफ़ी प्रमोट किया गया था, ये देखने को यहाँ पे मिलता है। और हाँ, एक और जो थर्ड पॉइंट इसमें एडअप हुआ कि एनुअल भारत को अपने शिक्षा के विकास के लिए, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सालाना 1 लाख रुपये मिलता था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत एजुकेशन सिस्टम के लिए भारत को 1 लाख का सालाना जो था वो पैसे मिला करते थे। तो एजुकेशन डेवलपमेंट में इसको इस्तेमाल किया गया। तो हमने ये सब चीज़ों से देख ली। अब देखो, इसमें अगर हमसे कोई पूछता है कि वो कौन सा चार्टर एक्ट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट प्लस एजुकेशन डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे औद्योगिक विकास था, औद्योगिक विकास और साथ ही साथ जो शिक्षा का विकास था, वो किस चार्टर एक्ट के तहत हमें देखने को मिलता है? तो वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारी बेसिक जो पॉइंट अप थे, इनको हमने कवर अप कर लिया। साथ ही अब इसके बाद जो आता है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। ये 1833 का जो हमारा चार्टर एक्ट आया, इसके तहत भी कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो हमें देखने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें जो था ना, पहला जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1833 का जो हमारा चार्टर एक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है कि ऐसे क्या क्या सी घटनाएं थी, कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन से फैसले लिए गए थे 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान। तो इसमें पहला जो था, इसमें जो गवर्नर जनरल थे ना बंगाल के, जो बनाए गए थे, उनको क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल, मतलब कि जब गवर्नर का पद को गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन बने थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग बने थे। तो एक क्वेश्चन ये बनता था कि हमारा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया? तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। अब ये पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के पहले ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बने कौन थे यहाँ पे? वो बने थे विलियम बेंटिक। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों को दिखाया जाएगा। और जो मैंने 1813 का जो मैंने बताया था चार्टर एक्ट जो बताया था, उसके तहत मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग मोनोपोली को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, सिवाय एक चाय का जो व्यापार था चाइना के साथ, वो चल रहा था। पर इसके तहत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी ना, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया, मतलब पूरी तरह से। जो ट्रेडिंग का था ना, ट्रेडिंग जो मोनोपोली था इनका, उसको पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या था कि जो चाय का जो व्यापार जो चाइना से कर रहे थे, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। तो हमने देखा क्या हुआ कि तो गवर्नर जनरल के पद को क्या किया गया, यहाँ बना दिया गया। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। और साथ ही मैंने जब पिट्स इंडिया एक्ट में बता रहा था, उस टाइम पर मैंने ये बताया था कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान हमने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी थी, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जहाँ पे क्या हुआ था कि जो उसका कंट्रोल था रेगुलेट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसके तहत क्या किया है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बन गया था, जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। हमने बताया था कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाती है, वो 93 के चार्टर एक्ट में मैंने बताया था
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना, इसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया, क्या में कन्वर्ट कर दिया गया, मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कन्वर्ट कर दिया गया। फिर आता है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। ये जितनी भी चार्टर एक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट्स कैरी करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कभी कभी क्या ना कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से चार्टर एक्ट में क्या था, तो इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाँ इस चार्टर एक्ट में ये था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ था, इस फिट्स इंडिया एक्ट में ये हुआ था। इन सब चीज़ों को कवर अप करना, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि इस वाले में क्या था कि अब इसको याद करने का एक पैटर्न भी है। जैसे मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब याद रखने का तरीका है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था तो फिट्स इंडिया एक्ट में बन गया। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कन्वर्ट कहाँ किया करते हैं, तो हमने देखा कि 833 के चार्टर एक्ट में कर दिया हमने। इस हिसाब से हम चीज़ों को आगे कवर अप करते रहेंगे और देखते रहेंगे। फिर जो हमारा 1853 का जब चार्टर एक्ट आया, इस चार्टर एक्ट का जो था ना मेजर एक ही काम था कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराया जाए, ठीक है, इंग्लैंड में, जहाँ जिसके तहत ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए। जो ऑफिसर पहले क्या था कि मान लो ऑफिसर्स जो थे वो रिक्रूटमेंट होती थी उनकी, बट ये कोई ग्लोबल एक एग्ज़ाम नहीं हुआ करता था। पर जो हमारा 53 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत क्या बताया गया कि एक एग्ज़ाम कराया जाए गया कि हाँ अभी एग्ज़ाम होगा, इंग्लैंड में एक एग्ज़ाम होगा, जिसके तहत क्या है कि ऑफिसर्स जो बनेंगे हमारे, वो उनको बनाया जाएगा। अब इसके तो बना दिया गया, बट साथ ही साथ क्या था कि मैंने बताया ना कि एनुअल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब साल में एक बार एक एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन और इस एग्ज़ाम को कहाँ कराया जाए, इन इंग्लैंड। और किस एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए कराया जाए, तो उसको कहा गया ICS, शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे जानते हैं, फुल फॉर्म है इसका इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये इंपीरियल सिविल सर्विसेज है ना, इसके तहत तो हमने ये सब तो चीज़ें तो देखी कि हाँ इसको एग्ज़ाम को कराया तो गया। ये हमारे 53 के चार्टर एक्ट के दौरान में इसको, ये सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि आखिर कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत जो ICS का एग्ज़ाम है, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसको कराया जाएगा साल में एक बार कराएगा। आज भी जो हमारा, अब इस ICS को ना आज हम सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे UPSC आते हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज भी आते हैं ना, ये आते हैं, ये साल में एक ही बार होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है। इसको इन शॉर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ना लॉ ऑफ कमीशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, IPC, इंडियन पिनल कोड जो बोलते हैं ना हम, उसको हम इस नाम से जानते हैं, IPC के नाम से जानते हैं। और ये लिखा किसने IPC को, इसको लिखा था लॉर्ड मकॉले ने। ये पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन है, जिसको हम IPC के नाम से भी जानते हैं, उसको किसने लिखा था, तो लॉर्ड मकॉले ने लिखा था। कब लिखा था, तो इसको लिखा था इन्होंने 1860 में, बट इंडिया में कब लाया गया, 1862 इन इंडिया। ये है ना, ये मान लो कि लिख तो दिया उन्होंने 1860 में, कहाँ पे, इंग्लैंड में लिखा इन्होंने, पर इसको भारत में कब लागू किया, कब लाया गया, तो 1862 में लगा। अब एक और जो है, अब ये पूछा जाता है, चूँकि ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था, जो लॉर्ड मकॉले थे ये भी एक ब्रिटिशर ही थे। अब इनको क्या था, पर ये जो IPC हमने इतना पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन और IPC है, लिखा लॉर्ड मकॉले ने है, पर इसको टर्म दिया किसने,
टर्म्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। आईपीसी जो था लिखा लॉर्ड मैकॉले ने, बट इसको टर्म किसने दिया, इसको किसने बताया, किसने इसको बारे में डिस्कस किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जिसकी वजह से हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। अब ये हुआ कि जो कि ये कॉन्सेप्ट था ये ब्रिटिश का लाया हुआ था, जो ब्रिटिश थे उन्हों का लाया हुआ था, पर ये हुआ था कि भारत में भी तो मान लो टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं, तो वो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है या देखने को भी मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, कि वो कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया है, क्लियर किया था। तो जो पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन टू क्लियर एग्जाम, टू क्लियर आईसीएस, वो कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ना, वो पहले भारतीय बने थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को किया था। और वो कब किया था, 1863 में। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ना, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ये इससे याद करने में आसानी भी रहती है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर काफ़ी उनका है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो अक्सर सबको जानते हैं, पर ये क्या है कि इन पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने 1863 में जो आईसीएस का एग्ज़ाम था ये क्लियर अप किया था। अब मैंने बताया था कि ये जो आईसीएस का कॉन्सेप्ट था, जो आईपीसी का कॉन्सेप्ट था, ये लॉर्ड मैकॉले ने 1862 में इंडिया में तो लाया था, पर इन सबको देखते हुए और हमारा ये 1853 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसमें बताया गया कि इंग्लैंड में साल में एक बार आईसीएस का एग्ज़ाम होगा। तो अब भारत में जो पहले इन्होंने कवर किया तो 63 में लगभग इस एक्ट के 10 साल के बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इस एग्ज़ाम को क्लियर अप किया था। पर इन्होंने क्या कि एग्ज़ाम क्लियर तो कर लिया बट ज्वाइन नहीं किया था। फिर आता है कि वो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इस आईसीएस को ज्वाइन किया था। ये अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने इस आईसीएस को एग्ज़ाम को ज्वाइन किया था। उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एक बंगाली थे। कब इन्होंने ज्वाइन किया था, तो 1869 में इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ज्वाइन किया था। तो पहले इंडियन जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया तो सत्येंद्र नाथ हमारे टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, और जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे इन्होंने 69 में आईसीएस एग्ज़ाम क्लियर भी किया और ज्वाइन भी किया। तो एक जो हमने देखा है कि एक हमें बेसिक ओवरव्यू मिला कि संवैधानिक जो विकास है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें जानने को यहाँ पे मिली। पर इसका एक है कि एक हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं ना, जो संविधान है, जो हम आगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में इनके विकास को पढ़ेंगे, जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, बट इनकी जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो पार्ट्स पढ़ेंगे, जो स्केड्यूल्स पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की, इनमें इनका काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार होता है कि हमें ये जानने को मिला कि हाँ, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं या जो एग्ज़ाम्स आज हमारे इंडिया में हो रहे हैं वो उनका सोर्स क्या है, वो आए कहाँ से हैं। जो चीज़ें होने को तो चलो मान लिया कि हाँ चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर कायम है, पर इनका सोर्स क्या है, इनका मेजर सोर्स कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली, हमारे लीडर्स को, जो हमारे जो लेजेंड्स थे उनको कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिली। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें इस बेसिक फ्रेमवर्क जो चार्टर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट और जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत हमें मिलता है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।